वेलकम फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स फ्रंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने इस सेशन में हम देखेंगे सर्किट और नेटवर्क और इनके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट से हम सर्किट्स और नेटवर्क्स को बनाते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हमारे कोर पार्ट के ऊपर, दैट इज नेटवर्क्स एंड सर्किट्स, कि कैसे नेटवर्क बनते हैं, कैसे सर्किट्स बनते हैं। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक चीज जो आती है दैट इज व्हाट इज सर्किट एंड व्हाट इज अ नेटवर्क। ये दो वर्ड्स हैं। बेसिकली शायद आपको लगता होगा ये सेम सेम चीज नोट करते हैं, बट एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्किट और नेटवर्क्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें सर्किट की, तो सर्किट होता है कोई भी क्लोज्ड लूप, एक ऐसा पाथ जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड पाथ हमारा सर्किट बनता है। बट अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पे बात करें तो जरूरी नहीं है कि हमारा हर एलिमेंट एक क्लोज्ड पाथ बना रहा हो, कुछ ओपन सर्किट भी होते हैं। तो ऐसा जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहां कुछ एलिमेंट्स ओपन है या कुछ पाथ आपके ओपन है, वो आपका बन जाता है नेटवर्क। देखते हैं इसे। अगर मैं बात करूं इस तरह से, कोई एक मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को मैंने कुछ इस तरह से एक नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस है, लाइक दिस। तो अगर यहां मैं देखूं, से दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज R3। यहां पे ये बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी। अब ये करंट हर एलिमेंट के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे पास हर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। दैट मींस हर एलिमेंट के थ्रू करंट जा रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे करंट नहीं पास कर रहा। और हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। अगर पाथ हमारा ओपन होगा तो उस पाथ में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। मान लीजिए अब एक और तरह का मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं। सपोज मेरे पास कुछ इसी तरह से ये एक बैटरी है, लाइक दिस। यहां पे ये रेजिस्टेंस है R1, एक और रेजिस्टेंस है R2 एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। इनके बीच में एक और रेजिस्टेंस लगाई R3। ये सेम नेटवर्क बन गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा अगर एक चेंज कर दूं, मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस है R4 और जो इस तरह से ओपन है, राइट। तो यहां आप देख सकते हैं जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं करूंगा तो किस तरह से होगा। मान लीजिए यहां बैटरी से करंट फ्लो हुआ लाइक दिस, एंड दिस करंट विल फ्लो लाइक दिस। यहां जाएगा और फिर कुछ पार्ट यहां भी जाएगा। बट क्या इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा? नो, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, राइट। तो ऐसे सर्किट्स या ऐसे नेटवर्क्स या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जहां पे कोई ओपन सर्किट ब्रांचेस अवेलेबल हैं, उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क है और ये मेरा सर्किट है। सर्किट में हर एलिमेंट से करंट पास करेगा, नेटवर्क में एलिमेंट पास नहीं करेगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, मैं यहां से एक चीज और कह सकता हूं कि सर्किट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क है एंड सर्किट इज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट नेटवर्क का एक पार्ट है। दैट मींस नेटवर्क ऑन द होल एक बड़ी आइडेंटिटी है और नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे हमारे पास सर्किट्स होते हैं, राइट। सो आई होप अब आपको नेटवर्क और सर्किट में एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज सर्किट। नाउ आफ्टर दैट, अगर मैं इसे एक और तरीके से कहूं कि नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट्स। तो ये कहना ठीक रहेगा कि जो मेरे पास नेटवर्क है, इट इज नथिंग बट इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट्स। सर्किट्स के छोटे छोटे सर्किट्स को मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें
अपने नेटवर्क की, तो नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के एक नेटवर्क बनता है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्क छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनेगा। अगर हम बात करें अपने एलिमेंट्स की, तो हमारे एलिमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारे सोर्स टाइप एलिमेंट्स और एक हमारे सिंक टाइप एलिमेंट्स। दैट मींस सोर्स टाइप एलिमेंट्स विच विल प्रोवाइड पावर, यहां पे पावर ये डिलीवर करेंगे। सिंक टाइप एलिमेंट्स विच विल एब्सॉर्ब पावर, P is absorbed, राइट। ऐसे एलिमेंट्स जो पावर प्रोवाइड करेंगे वो सोर्स होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो पावर कंज्यूम करते हैं उन्हें हम सिंक कहते हैं, राइट। अब ये जो सिंक एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज लोड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोड। इन्हें हम लोड एलिमेंट्स भी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोड इज कनेक्टेड टू दिस, तो लोड इज बेसिकली अ एलिमेंट व्हिच कैन कंज्यूम पावर, राइट, whereas source is an element which can supply power, right? Now अगर हम बात करें सोर्स की, तो सोर्स हमारे फर्दर दो तरह का हो सकता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। और अगर हम बात करें सिंक की, तो सिंक हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। लोड्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स पॉसिबल है, बट जहां तक हम नेटवर्क थ्योरी की बात है, नेटवर्क थ्योरी में हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोड स्टडी करेंगे विच आर बेसिकली रेजिस्टिव लोड्स। रेजिस्टिव लोड्स बेसिकली कैसा होता है, एक एलिमेंट रेजिस्टर, मान लीजिए अगर एक एलिमेंट रेजिस्टर है और वो कोई पावर कंज्यूम कर रहा है, उसे वी विल कंसीडर एज अ लोड, रेजिस्टिव लोड। इसके बाद हमारे कुछ कैपेसिटिव लोड्स होते हैं। कैपेसिटिव लोड्स बेसिकली एक कैपेसिटर से फॉर्म होते हैं। कोई आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर से लोड्स जो फॉर्म होंगे वो होंगे कैपेसिटिव लोड्स। सिमिलरली हमारे पास इंडक्टिव लोड्स होते हैं। इंडक्टिव लोड्स बेसिकली वो होते हैं जो एक इंडक्टर से फॉर्म होते हैं। मान लीजिए आपके पास सर्किट में एक इंडक्टर है और इंडक्टर पावर कंज्यूम कर रहा है, तो उस लोड को मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज इंडक्टिव लोड। और बेसिकली इंडक्टिव लोड किस चीज से मॉडल होता है, दैट इज अ इंडक्टर, राइट। अब ये हो गए हमारे सोर्स टाइप एलिमेंट्स, ये हो गए हमारे सिंक टाइप एलिमेंट्स, बेसिकली लोड, राइट। अब अपने इस आज के लेक्चर में हम ये वाले सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हमारा लोड एलिमेंट्स, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजिस्टर्स, देन कैपेसिटर्स एंड देन इंडक्टर्स, इनके बिहेवियर एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स से। नाउ रेजिस्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कहां से आता है, क्या बनता है, वो थोड़ा स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। एक कंडक्टिंग एलिमेंट है, उसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो the property of that element due to which it opposes the flow of charge, that is called resistance, वो होती है हमारी रेजिस्टेंस। और अब मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, कोई तार है कंडक्टिंग जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और आप चाहते हैं इस एलिमेंट का एक सर्किट मॉडल बनाना। हम नेटवर्क थ्योरी में बेसिकली क्या करेंगे, हम मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास एक कोई डिवाइस है, कोई आपके पास कोई जनरेटर है, मोटर है या कोई बैटरी है, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडलिंग हम करेंगे, उसका मॉडल तैयार करेंगे ऑन पेपर, जो हम मॉडल बना सकते हैं जिसकी एनालिसिस कर सकें। तो ये हम नेटवर्क थ्योरी में करते हैं। तो अब चीज आती है कि मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी कुछ एक अपनी प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज।
अब वो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब वो जो रेजिस्टेंस है उसे मेरे को एक सर्किट में बनाना है, उसे मेरे को एक सर्किट में दिखाना है। तो सर्किट में कैसे दिखाएंगे? सर्किट में उसे दिखाते हैं या उसकी मॉडलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड रेजिस्टर। तो वो डिवाइस होता है हमारा रेजिस्टर, और ये जो रेजिस्टर होता है इसका सिंबल ऐसा होता है। आप सबको पता होंगी ये चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं। एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R। सो कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में। इट सीम्स क्वाइट सिंपल थिंग, बट इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और रेजिस्टर जो है दैट इज अ डिवाइस। और डिवाइस कैसा? जो हमने मॉडलिंग करके बनाया है। एक्चुअल में क्या है, आपके पास एक तार है, तार के अंदर से करंट को कुछ ओपोजिशन मिलेगी, और जो ओपोजिशन वाली प्रॉपर्टी को अगर आपको मॉडल में दिखाना है, सर्किट में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। नाउ ये तो बात हुई इसका इक्विवेलेंट मॉडल। दूसरा जो पॉइंट हमारा यहां से आता है कि इसकी फिजिकल वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, जिसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला एरिया। मान लीजिए ये मेरे पास एक तार है, इसमें से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा ये दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है R, देन इट विल बी रो L बाय A। रो होता है हमारा जो ये एलिमेंट है इसकी रेजिस्टिविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टिविटी होता है, दिस रेजिस्टिविटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। याद रखेंगे, ये जो रेजिस्टिविटी होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल की ये रेजिस्टेंस बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट? अब देखिए जनरली हम कंडक्टर्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉपर और हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम जनरली। तो इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी एल्यूमिनियम। तो कॉपर के लिए कुछ और रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और रेजिस्टिविटी होगी। अगर हम देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है ये तो हो गई हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर जो दूसरी टर्म है ये हम देखें, दैट इज L बाय A, तो ये मेरे डायमेंशनल फीचर्स है कि कंडक्टर की कितनी लेंथ है और कितना उसका एरिया है, राइट? तो बेसिकली रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है। वन, कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मटेरियल कौन सा है, और दूसरा ये डिपेंड करती है इसके डायमेंशंस पे, राइट? इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड ऑन डायमेंशंस। तो अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल में कॉपर और एल्यूमिनियम में से कॉपर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और कंडक्टिविटी ज्यादा है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं दोनों। नाउ ये तो हुए इसके फिजिकल पैरामीटर्स। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज कि इसका करंट एंड वोल्टेज रिलेशन। एक सर्किट में जब ये लगता है तो थर्ड पॉइंट इज VI रिलेशन। हमें पता है VI रिलेशन इज, मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है इस तरह से, और यहां पे ये वोल्टेज V है और ये करंट I है, राइट? और ये रेजिस्टेंस R है। देन वी नो V इज इक्वल टू IR विच इज ओम्स लॉ। ये होता है हमारा वोल्टेज एंड करंट रिलेशन, वोल्टेज I एंड R के बीच में, राइट? वोल्टेज करंट रिलेशन अक्रॉस अ रेजिस्टर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें, ये जो I है, I को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं एज dq बाय dt,
ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पे I की जगह डी क्यू बाई डी टी सब्सिट्यूट करूँ, व्हाट आई विल गेट V इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी एक तरह का ओम्स लॉ ही है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। नाउ अब ये हुआ हमारा वोल्टेज करंट रिलेशन। अब जरा देखते हैं पॉइंट नंबर 4, एंड दैट इज पावर रिलेशन, पावर एंड एनर्जी रिलेशन। अगर मेरे को एक रजिस्टर के अक्रॉस पावर एंड एनर्जी रिलेशन लिखना है तो वो क्या होगा? देखिए, पावर तो हमें पता है, इट इज V इंटू आई होती है, वोल्टेज इंटू करंट। और यहां अगर हम देखें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड आई फॉर अ रजिस्टर, इट इज V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं यहां आई आर पुट करूं, सो व्हाट आई विल गेट इनटू आई, इट विल बी आई स्क्वायर आर। पावर पीटी इज आई स्क्वायर आर। तो पावर आ जाएगी आई स्क्वायर आर। नाउ अगर मैं इसको आई को रिप्लेस करूं एज V बाय आर, यहां से आई को आई कैन राइट V बाय आर। अगर मैं V बाय आर सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट V स्क्वायर बाय आर एज पावर। तो पावर को मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूं, V स्क्वायर बाय आर, और VI भी लिख सकता हूं। तो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें पावर लिखनी है, इट विल बी VI और आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। नेक्स्ट है, अगर इसके अक्रॉस मुझे एनर्जी लिखनी हो, देन एनर्जी विल बी, वी नो इट इज इंटीग्रल PT dt। यही होता है एक्सप्रेशन एनर्जी का। तो यहां से पावर को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाता है मेरा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मुझे लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, यहां आई की जगह V स्क्वायर हो जाएगा और R 1 बाय आर में आ जाएगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कि हमने यहां माना है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है टाइम के साथ, तभी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस की, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। वहां पे रेजिस्टेंस टाइम के साथ वेरी हो रही है, राइट। वो जब हम डिस्कस करेंगे तो तब हम देखेंगे कि इस R को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते अगर R टाइम वेरिंग होगा। दैट मीन्स टाइम वेरिंग रेजिस्टर। आई होप आपने सुना होगा टाइम वेरिंग रेजिस्टर्स के बारे में, गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस सेशन के एंड में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, वो दोनों क्वेश्चंस हम यहां पर लेंगे। अब देखिए, हमें वोल्टेज करंट रिलेशन पता चल गया, पावर एंड एनर्जी रिलेशन पता चल गया। इसके बाद अब जरा ड्रॉ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर के लिए टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी V एंड I कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं देखूं तो ये मेरा रेजिस्टर था, ये वोल्टेज V थी, करंट I था और ये R था, राइट। तो इसके टर्मिनल पैरामीटर्स क्या है? इट इज वोल्टेज एंड करंट। तो हम इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स यहां ड्रॉ करेंगे, I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स, और लेट इट बी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रेजिस्टेंस सिंपल हो जाएगी। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहां से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, जिससे आपकी एक बहुत अच्छी फाउंडेशन होगी। तो इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से समझेंगे। ये जो अब हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स करने लगे हैं, कमिंग 20 से 25 मिनट का ये चलेगा, और ये अपनी कंसंट्रेशन लेवल आप बहुत अच्छा बना के चलेंगे, राइट। सो VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, यहां से अगर मुझे VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ड्रॉ करनी हो, मुझे पता है व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन इज V इज इक्वल टू IR। दिस इज द रिलेशन। अब देखिए, Y एक्सिस पे मेरे पास क्या है? V है, और X एक्सिस पे मेरे पास क्या है? I। दैट मीन्स ये कैसा कर्व बन रहा है? इट इज Y इज इक्वल टू MX टाइप। इट इज Y इज इक्वल टू MX टाइप।
और ये इक्वेशन कैसे होती है? इट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मीन्स जो मेरा कर्व आएगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। ये होगी मेरी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेजिस्टर, राइट। अब VI कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टर की कुछ ऐसी आई। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहां पे अगर हम देखें y इज इक्वल टू mx, y की जगह पे यहां क्या है v और x की जगह पे क्या है i, और अगर मैं कंपेयर करूं m को then it will be resistance. That means slope of VI characteristics will be resistance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको दो VI कैरेक्टरिस्टिक्स दी होंगी, आपको बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। जनरली जेई लेवल के क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है, जेई के जो एग्जाम्स होते हैं जेई एंड ए लेवल, उनमें ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी देखिए, अब ये आपको स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर सकता हूं। लेट्स सी व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशंस। नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कि रेजिस्टर इज अ लीनियर डिवाइस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई कैन ड्रॉ इज रेजिस्टर इज अ लीनियर डिवाइस, राइट। रेजिस्टर एक लीनियर डिवाइस है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हम इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के ये बता सकते हैं। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि लीनियर डिवाइसेस कौन से होते हैं, व्हाट आर लीनियर डिवाइसेस। अगर हम बात करें लीनियर डिवाइसेस की, तो लीनियर एलिमेंट्स और डिवाइसेस are those elements which follows two things. One is superposition principle and two is homogeneity principle. Principle of homogeneity. आपको इंटरव्यू में, चाहे आप एमटेक के इंटरव्यू लें, चाहे PSU के इंटरव्यू लें, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू लें, BARC का इंटरव्यू आप जाते हैं, DRDO के इंटरव्यू में जाएंगे, इसरो के इंटरव्यू में जाएंगे, वहां आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डिवाइसेस लीनियर कौन से होते हैं, और जनरली हम सही आंसर जो टू द पॉइंट आंसर है वो देने में कई बार फेल हो जाते हैं। काफी स्टूडेंट से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि हम ये आंसर देकर आए, ये आंसर देकर आए, बट बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टू द पॉइंट कंप्लीट आंसर दे पाते हैं, और इसीलिए मार्क्स कम आते हैं, बिकॉज वो कंप्लीट आंसर नहीं दे पाते। तो कभी भी अगर आपसे पूछेंगे लीनियर डिवाइस, तो लीनियर डिवाइस वो होते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करें और होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करें। फिर एक चीज आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो वन बाय वन करके इन्हें समझते हैं, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई सिस्टम है, व्हाटएवर द सिस्टम में भी, ये कोई सर्किट हो सकता है, कोई नेटवर्क हो सकता है, कुछ भी। इसके पास एक इनपुट है से x1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट इसकी एक आउटपुट आई y1। सिंपल सी चीज है, एक सर्किट को मैंने इनपुट दी, मान लो कोई वोल्टेज दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करंट, उसकी आउटपुट आ गई। नाउ सेम सर्किट को सेम इसी सर्किट A को मैंने अब इनपुट दी x2, कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 मेरी आउटपुट आ गई y2। क्वाइट ऑब्वियस, मैंने इनपुट चेंज कर दी तो फॉर श्योर आउटपुट विल आल्सो चेंज। अब अगर इसी नेटवर्क को या इसी सिस्टम को मैं x1 प्लस x2 दोनों का सम अगर इनपुट दूं, इसी सिस्टम A को मैं एक इनपुट दूं विच इज इट इज x1 plus x2, then what should be the output? Now output can be anything. It can be y1 plus y2 or it cannot be y1 plus y2. दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो y1 plus y2 के बराबर ही आ जाए,
बिकॉज मैंने इनपुट जितनी इंडिविजुअली दी उन्हें ऐड करके दे दिया, तो हो सकता है जो आउटपुट है वो भी दोनों का सम आ जाए। और दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि उसके बराबर ना आए। नाउ अगर आउटपुट आपकी y1 प्लस y2 आ जाती है, देन द सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, देन सिस्टम इज सेट टू फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। अगर एक सिस्टम को मैंने इनपुट दी x1, आउटपुट आई y1, फिर एक इनपुट दी x2, कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट आई y2। अब अगर दोनों का समीशन मैंने उसी सिस्टम को दिया, सेम सिस्टम को, देन आउटपुट मस्ट बी द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट जब मैंने दोनों को अलग अलग दिया था। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ये सिस्टम मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, राइट। तब हम कहेंगे ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। अदरवाइज अगर ये y1 प्लस y2 नहीं है तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेगा। अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे, राइट। नोट्स प्रॉपरली साथ साथ बनाएंगे तो ये चीजें आपके थ्रू आउट बहुत दूर तक जाएंगे। एक और चीज होती है, हमारा जो सिलेबस है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो हम गेट की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, चाहे हम स्टेट लेवल जेईई एग्जाम्स की बात करें, तो हमारा बहुत वास्ट सिलेबस है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हमारे पास एक सोर्स तो ऐसा हो जहां से हम फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी, जो हम सबसे पहले जहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगेन आई रिकमेंड यू, आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाएं। जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है इसी के थ्रू अपने प्रॉपर नोटिंग करते रहें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। साफ सुथरे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये नहीं कि उन्हें आप सजाते रहेंगे लाइनें मार के, जो एटलीस्ट आप, बट इतना जरूर हो कि आपके पास पढ़ने के लिए कंप्लीट चीज़ें हों, कि आप जब पढ़ें, एक बार रिवाइज करें तो आप उनमें नोट से पढ़ें। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ में बड़ी ताकत होती है। आप अपने हाथ से जो चीज़ लिखी हुई है उसे 10 टाइम्स जल्दी समझ पाएंगे। आप कोई बुक पढ़ेंगे, कहीं और से कोई सोर्स उठाएंगे, कुछ और देखेंगे, उससे बेटर है आप आपके अपने नोट्स, उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा आप फास्ट कर पाएंगे। आपको पता है ये आपने चीज़ लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, तो अपने नोट्स बनाइए। इन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, इन्हें अपने प्रॉपरली नोट डाउन करिए। और ये टॉपर्स की एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहा है कि उनके नोट्स बहुत अच्छे प्रॉपरली उनके द्वारा मेंटेन किए गए हैं। इन फ्यूचर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो उसी में ऐड ऑन करिए, राइट। अपने एक नोट्स बनाइए, उसी में ऐड ऑन करते रहिए, अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। दैट इज द की, राइट। नाउ अब फिर एक क्वेश्चन आता है, अभी तो हमने डिस्कस किया जनरल सिस्टम के लिए, बट व्हाट अबाउट एक रजिस्टर के लिए हम सुपरपोजिशन कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, और सिस्टम क्या है, बेसिकली रजिस्टर। और इनपुट क्या है, इनपुट मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है। से वोल्टेज सोर्स मैंने यहां लगा दिया एज 2 वोल्ट्स, और ये 1 ओम का रजिस्टर था, राइट। ये 1 ओम का रजिस्टर है। अब इस 1 ओम के रजिस्टर पे जब मैं 2 वोल्ट्स लगाऊंगा, दिस इज नाउ माय इनपुट x1, ये x1 है। सो आउटपुट जो मैं मान रहा हूं, आउटपुट y1 विल बी द करंट। और करंट कितना आ जाएगा, जब मैं 2 वोल्ट्स का लगाऊंगा, इट विल बी 2 एम्पियर करंट्स, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 वोल्ट्स मेरे पास 2 एम्पियर करंट आया। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं यहां पे 2 वोल्ट्स की जगह ऐड करूं इस सर्किट में, रेजिस्टेंस लगाऊं, बैटरी लगाऊं से 4 वोल्ट्स की, मैंने यहां 4 वोल्ट्स की इनपुट लगाई, दैट मीन्स मैंने इनपुट अब दी x2। कॉरस्पॉन्डिंगली जो मुझे I2 मिलेगी, I2 मिलेगा यहां से, दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1, इट विल बी 4 एम्पियर, वो होगा 4 एम्पियर, राइट। तो ये मेरा x2 और ये हो गया y2। अब अगर मैं दोनों का समीशन, दैट मीन्स 4 + 2 6, सेम रजिस्टर पे अगर मैं 6 वोल्ट्स की बैटरी लगाऊं, यहां अगर 6 वोल्ट्स की बैटरी लगाऊं, देन व्हाट विल हैपन, 6 वोल्ट्स की बैटरी लगाने से यहां से एक करंट फ्लो होगा, सो दैट करंट विल बी 6 एम्पियर, I = V/R। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने x1 + x2 इनपुट दी तो आउटपुट जो मिली दैट इज 6, एंड विच इज y1 + y2, दोनों का समीशन 4 + 2 6 आ गया।
दिस इंप्लाइज रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है विच फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि रजिस्टर फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? नाउ ये तो बात हुई सुपरपोजिशन की, तो आई होप आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ आ गया होगा, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहां से कहता है कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी इनपुट x1 है और आउटपुट y1 है। ये मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी इनपुट इज x1 एंड आउटपुट इज y1। ठीक? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है अगर मैं इनपुट को से n टाइम्स कर दूं देन आउटपुट मस्ट बिकम n टाइम्स। अगर ऐसा है तो ये सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा। दैट मीन्स अगर इनपुट x1 है आउटपुट y1 है, मान लीजिए मैंने अपनी इनपुट को n टाइम्स किया, मैंने इसको nx1 कर दिया, देन आउटपुट मस्ट बिकम ny1 इफ द सिस्टम इज होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है या होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है देन इनपुट को n टाइम्स करने के बाद आउटपुट मस्ट बिकम n टाइम्स। दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये हम रेजिस्टेंस में भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा था जब 2 ohms की वोल्टेज बैटरी लगाई, करंट हो गया 2 एम्पियर। अब जब मैंने उस बैटरी को 2 टाइम्स कर दिया, 4 वोल्ट्स लगाई, तो करंट भी कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, राइट? तो जिस प्रोपोर्शन में मैं इनपुट चेंज करूंगा उसी प्रोपोर्शन में मेरी आउटपुट चेंज होगी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो सर्किट्स ये दोनों सिस्टम दोनों चीजें फॉलो करेंगे, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, आर सेड टू बी लीनियर सिस्टम्स, राइट? तो लीनियर सिस्टम्स के बारे में पहला पॉइंट जो हुआ दैट इज दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? पहला पॉइंट तो ये हुआ कि वो होमोजेनियस प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लीनियर एलिमेंट्स के बारे में आता है दैट इज वी कैन ओनली मॉडल लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स को हम मॉडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मॉडलिंग का क्या मतलब है? आपके पास एक तार है, तार को आपने इक्विवेलेंट मॉडल बनाना है तो हम वो तभी कर सकेंगे जब वो लीनियर एलिमेंट होगा। नॉन लीनियर एलिमेंट्स को हम मॉडल नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बट आपने देखा होगा हम ऑलमोस्ट सभी की करते रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर मॉडल को, एक नॉन लीनियर एलिमेंट को का इक्विवेलेंट लीनियर मॉडल बनाते हैं विद सम एजम्पशंस। आपने देखा होगा जब हमने बात की डायोड्स की, डायोड्स में क्या होता है, हम उसमें एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन मॉडल बनाते हैं, फिर सेकंड एजम्पशन मॉडल, फिर थर्ड एजम्पशन मॉडल। वो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉन लीनियर डिवाइस को का एक लीनियर मॉडल में बना रहे हैं, लीनियर मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम उसका इक्विवेलेंट मॉडल बना सकें, हम मॉडलिंग कर सकें, बिकॉज वी कैन ओनली ड्रॉ मॉडल फॉर अ लीनियर डिवाइस। तो हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइसेस को हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग सम एजम्पशंस, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। ओनली लीनियर डिवाइसेस कैन बी मॉडल्ड, नॉन लीनियर डिवाइसेस कैन नॉट बी मॉडल्ड। और अगर मुझे नॉन लीनियर डिवाइसेस की मॉडलिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं उनका एक एजम्पशन कोई ड्रॉ करूंगा, कोई एजम्पशन मानूंगा और वो सेट ऑफ एजम्पशंस लेके मैं उन्हें कन्वर्ट करूंगा एक लीनियर मॉडल में, राइट? अब देखते हैं, अब फिर सवाल एक और आता है। अब आपको यह पता चल गया कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक? अब लीनियर एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये पता चल गया। इंपॉर्टेंस ये है कि हम लीनियर एलिमेंट्स को मॉडल कर सकते हैं, नॉन लीनियर को मॉडलिंग नहीं कर सकते। फिर एक सवाल आता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक से डिवाइस लीनियर कैसे है। तो देखिए जरा, अगर मान लीजिए ये डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की है, y इज इक्वल टू mx टाइप्स। अब मैं प्रूफ अगर कर दूं कि ये इक्वेशन लीनियर है, ये इक्वेशन लीनियर प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, दैट मीन्स ये ग्राफ भी लीनियर आ जाएगा और डिवाइस मेरा प्रूव हो जाएगा कि वो लीनियर है, राइट? तो देखिए, अगर मैं यहां पे इनपुट दूं x1 तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, y1 विच इज mx1,
सिमिलरली अब यहां से अगर मैं इनपुट दूं x2 तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी, y2 इज इक्वल टू mx2, आउटपुट आ जाएगी mx2। अब ध्यान से देखिए, अब इसी इक्वेशन में अगर मैं इनपुट दूं x1 प्लस x2, अब मैं इनपुट दूंगा x1 प्लस x2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, जिसे मैं लिख सकता हूं mx1 प्लस mx2 एंड विच इज नथिंग बट y1 प्लस y2। हेंस मैं यहां से प्रूव कर दिया कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यही तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो मैंने फॉलो किया। और होमोजेनिटी में मैं इसी तरह से प्रूव कर सकता हूं, x को अगर मैं रिप्लेस करूं n टाइम्स ऑफ x से, y विल ऑल्सो बिकम n टाइम्स y, राइट। सो दिस इंप्लाइज ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, राइट। ये इक्वेशन लीनियर प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, लीनियरिटी प्रिंसिपल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसे मैथ्स वाला लीनियर ना समझिएगा। मैथ्स वाला लीनियर से डिग्री 1 तो लीनियर है, ठीक, बट ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर अलग है। हमारा लीनियर क्या है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब देखिए, फिर आप लोग ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसे नोट डाउन करिए और यहां से लिखिए कि ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है, राइट। और अगर आप स्पीड नोट्स बनाने की मैच ना कर पा रहे हो तो वीडियो को आप पॉज करिए और पॉज करके इसके नोट्स बनाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमारी होती है, दैट इज आप कहेंगे कि ये इक्वेशन भी तो लीनियर है। मैथ्स के हिसाब से तो ये इक्वेशन लीनियर है, बट हमारे हिसाब से ये इक्वेशन लीनियर नहीं आएगी। देखते हैं जरा। मान लीजिए अगर मैं यहां इनपुट दूं x1 तो मेरी आउटपुट आ जाएगी mx1 प्लस c, आउटपुट इज y1। और अगर मैं इसे इनपुट दूं x2 तो आउटपुट जो आएगी उसे मैं नाम दे दूंगा y2 विच इज mx2 प्लस c। अब जरा वेरीफाई करते हैं, अगर मैं इसे दोनों का सम दूं दैट इज x1 प्लस x2 तो क्या ये इक्वेशन लीनियर आएगी? It will be m x1 plus x2 plus c which is mx1 plus mx2 plus c। अब देखिए mx1 plus c is y1, ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, y1, so it will be y1 plus mx2। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये mx2 y2 के बराबर है? नो, y2 तो था mx2 plus c, बट यहां पे तो सिर्फ ये बना। दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट। तो हो गई ना ये इक्वेशन नॉन लीनियर। तो मैथ्स वाला जो लीनियर है ना वो अलग है। मैथ्स वाला लीनियर तो डिग्री पे चलता है, डिग्री 1 तो लीनियर इक्वेशन। बट हम जो लीनियर की बात कर रहे हैं ना, हमारा अलग लीनियर है। हमारा यहाँ पे फिजिकल सिस्टम्स में लीनियरिटी का कुछ और मतलब होता है, और ये गलती हम करते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कहते हैं दोज इक्वेशंस विच हैव अ डिग्री 1 इक्वेशन या v इज इक्वल टू आई आर टाइप, या जिनके पावर वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां मार खा जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है लीनियरिटी का। एग्जैक्ट आंसर है ये, राइट। तो अब देखिए, अब अगर कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, पासिंग थ्रू इक्वेशन, दैट मीन्स वो डिवाइस हमेशा लीनियर होगा। तो हम यहां से ये अब एक कंक्लूजन स्टैंडर्ड बना के चलेंगे कि जिस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, वो हमारे क्या बनेंगे, लीनियर डिवाइसेस। दैट मीन्स लीनियर डिवाइसेस को मैं यहां से कह सकता हूं, इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मीन्स ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन will be characteristics of a linear device। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से कि ये डिवाइस लीनियर है। देखिए कितनी चीजें छुपी हुई थी इसके अंदर कि ये डिवाइस लीनियर है। सेकेंड थिंग, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिवाइस बाइलेटरल भी है। आई होप आप लीनियर क्लियर हुआ होगा। अब आगे सेकंड ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 थी कि ये डिवाइस हमारा लीनियर है। मैं एक बार सारा सम अप कर देता हूं।
ऑब्जर्वेशन 1 सेज कि ये डिवाइस हमारा लीनियर है बिकॉज इसके जो इक्वेशन है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। और लीनियर कौन से होते हैं? जो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज, हम यहां से देखकर बता सकते हैं कि दिस डिवाइस इज अ बाइलेटरल डिवाइस। नेक्स्ट, अब बाइलेटरल देखिए इसे हम कैसे बता सकते हैं। बाइलेटरल का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? बाइलेटरल का मीनिंग होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसे एक डिवाइस है, अब इस डिवाइस में अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वोल्टेज ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करने से ये डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट मीन्स अगर एक वायर है, वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और अगर अब मैं दूसरे एंड से करंट फ्लो करवाऊं, इस एंड से करंट फ्लो करवाऊं, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वायर मस्ट रिमेन सेम। ये मतलब होता है बाइलेटरल। दैट मीन्स एक डिवाइस को अगर मैं इनपुट और आउटपुट अगर चेंज कर दूं तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। मान लीजिए अब इसी डिवाइस में अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं लाइक दिस, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इट मस्ट रिमेन सेम। यहां से करंट चेंज किया तो डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वायर मस्ट रिमेन सेम। ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं बाइलेटरल डिवाइस। सेकेंडली, दूसरा होता है हमारे यूनिलेटरल डिवाइस। यूनिलेटरल डिवाइस होते हैं जिसमें अगर एक डायरेक्शन में करंट जाए तो वो अलग बिहेवियर होगा, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो उस डिवाइस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं यूनिलेटरल डिवाइसेस। सो बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, राइट। अब देखिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं बता सकता हूं कि जो मेरा ये डिवाइस है, ऐसी अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी डिवाइस की हैं तो वो डिवाइस मेरा बाइलेटरल होगा। देखिए कैसे। अब हम यहां से डिराइव करेंगे कि रेजिस्टर इज अ बाइलेटरल डिवाइस। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ V एंड I आर पॉजिटिव। V और I दोनों पॉजिटिव हैं। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो I भी नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है। मान लीजिए मेरे पास ये एक डिवाइस है इस तरह से। अब इस डिवाइस में ये मान लीजिए इसकी पोलैरिटी थी, और पोलैरिटी किस तरह से थी कि इट इज एक्टिंग एज अ सिंक। ये पोलैरिटी गिवन थी इस तरह से। अब देखिए पॉजिटिव करंट का मतलब है कि करंट ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज एरो ये है। दैट मीन्स दिस डिवाइस इज एक्टिंग एज व्हाट? सिंक। और ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा? पावर एब्जॉर्ब्ड विल बी V इंटू I, राइट। अब मान लीजिए मैंने करंट अपना रिवर्स कर दिया। करंट रिवर्स कर दिया मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स करंट मैंने अब नेगेटिव कर दिया। दैट मीन्स मैं यहां कहीं बात कर रहा हूं, मेरा करंट मान लीजिए यहां आ गया। अब मैंने यहां बात करी, अगर मेरा करंट रिवर्स हो गया, ध्यान से देखिए इसमें, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी लाइक दिस, और करंट एरो विल बी लाइक दिस। और अगर करंट रिवर्स हो गया तो ध्यान से देखिए, तो इससे वोल्टेज पोलैरिटी जो इसके अक्रॉस आएगी वो भी चेंज हो जाएगी, वो कुछ इस तरह आ जाएगी, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो वोल्टेज पोलैरिटी कैसे आ जाएगी? लाइक दिस। तो वोल्टेज आप देख सकते हैं, वोल्टेज कैसे आई यहां पे। दैट मीन्स वोल्टेज भी अब नेगेटिव हो गई। अगर मैंने करंट रिवर्स किया तो वोल्टेज भी रिवर्स हो गई। दैट मीन्स बोथ V एंड I बिकम नेगेटिव। तो पावर क्या आएगी? इज इट एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड? इट इज स्टिल एब्जॉर्ब्ड। ये अभी भी एब्जॉर्ब्ड ही है। पावर इज स्टिल एब्जॉर्ब्ड। और वो क्या हुई? इट इज -V इंटू -I, दैट इज VI ओनली। बिकॉज करंट को रिवर्स करने के बाद वोल्टेज भी अपने आप रिवर्स हो गई, तो ओवरऑल इफेक्ट
सेम रहा। तो दैट मीन्स ये डिवाइस पहले भी एक सोर्स की सिंक की तरह एक्ट कर रहा था, पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, एज अ डिवाइस ये सेम रहा। इट वॉज एब्जॉर्बिंग पावर और अभी भी इट इज एब्जॉर्बिंग पावर। और कितनी पावर? सेम, VI। अभी भी वही VI है, पहले भी VI थी, सेम अमाउंट ऑफ पावर इट इज एब्जॉर्बिंग। नाउ ये तो हुई कि उसका पावर एब्जॉर्बिंग बिहेवियर। दूसरा, व्हाट अबाउट इट्स रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के देखियो इस ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं इसके स्लोप ऑफ दिस कर्व गिव्स मी रेजिस्टेंस। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज R, सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल स्लोप इज R। दैट मींस अगर करंट मैंने जब रिवर्स किया तो कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में मेरा स्लोप सेम है। दैट मींस दोनों में रेजिस्टेंस सेम है। दैट मींस करंट नेगेटिव करने के बाद भी रेजिस्टेंस सेम ऑफर कर रहा है। ठीक, तो यहां से मैं दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं अबाउट बायलेटरल नेचर ऑफ द डिवाइस। फर्स्ट इज कि इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, एक तो पावर एब्जॉर्बिंग नेचर इससे कि फर्स्ट और थर्ड दोनों में वो पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ पावर। सेकेंडली, अगर हम उसकी रेजिस्टेंस की बात करें, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, slope is same. This implies resistance will be same. That means अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर दूं, तब भी डिवाइस सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूं, देखिए स्लोप सेम आ रहा है, राइट? तो इसे नोट डाउन करिए। यहां से एज अ जनरल कंक्लूजन हम जो तैयार कर सकते हैं वो ये कि अगर मुझे चेक करना है कि एक डिवाइस बाइलेटरल है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में क्या उसका स्लोप सेम है। अगर स्लोप सेम है तो रेजिस्टेंस सेम, और अगर स्लोप सेम है दैट मीन्स वो पावर का उसका बिहेवियर भी सेम रहेगा। दैट मीन्स टू चेक वेदर दैट डिवाइस इज बाइलेटरल और नॉट, व्हाट आई विल डू, आई विल चेक स्लोप इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। मैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में स्लोप चेक करूंगा, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में स्लोप चेक कर ले, वहां से हमें पता चल जाएगा डिवाइस हमारा बाइलेटरल है या नहीं है, राइट? दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज that this device is a passive device. The device is a passive device. डिवाइस एक पैसिव डिवाइस है। अब देखिए ये कैसे हमें पता चलेगा। मान लीजिए मेरा ये एक एलिमेंट है और ये इसकी वोल्टेज पोलैरिटी है और ये करंट पोलैरिटी है। तो अगर मैं इस डिवाइस को देखूं एज पर दिस पोलैरिटी, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा या पावर डिलीवर करेगा? इट विल एब्जॉर्ब पावर। रीजन बीइंग करंट ऐसे है, वोल्टेज ऐसे है, सो इट विल एब्जॉर्ब पावर, राइट? दैट मीन्स अगर ये करंट पॉजिटिव है और ये वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आएंगी दे विल कॉरस्पॉन्ड टू पावर एब्जॉर्ब्ड, नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? वोल्टेज सेम रह रही है, ध्यान से देखिए वोल्टेज सेम रह रही है बट करंट नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स करंट मेरा रिवर्स हो गया। अगर करंट रिवर्स हो जाएगा तो अब ये पावर क्या बन जाएगी? ध्यान से देखिए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये पावर डिलीवर्ड बन जाएगी। नाउ इट इज पावर डिलीवर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? जो हमारा करंट था, करंट सेम रहा बट वोल्टेज अब रिवर्स हो गई। दैट मीन्स वोल्टेज मेरी ऐसे रिवर्स हो गई, वोल्टेज रिवर्स हो गई। तो अब अगर वोल्टेज रिवर्स हो गई तो अब अगेन ये क्या होगी? पावर एब्सॉर्ब्ड। सिमिलरली यहां पावर डिलीवर्ड। तो याद रखेंगे अगर एक ऐसी पोलैरिटी गिवन है
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पावर एब्जॉर्ब डिलीवर्ड। अब आप देख सकते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिवाइस कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ सिंक, पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस बाय डेफिनेशन आर दोज डिवाइसेस which absorbs power and active devices are those devices which can deliver power for infinite time, right? तो यहां हम देख सकते हैं it is absorbing power, that means it is acting as a sink or it is acting as a passive device. so ये clear हुई passive device की definition। passive device हम कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से हम देख सकते हैं अगर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, दैट मींस दैट डिवाइस विल बी फॉर श्योर व्हाट, इट विल बी अ पैसिव डिवाइस, राइट। नाउ ये होता है मेरा थर्ड कंक्लूजन। और एज अ जनरल थिंग अगर हम कहें कि मैं चाहता हूं ये देखना कि कोई भी डिवाइस पैसिव है या एक्टिव है, जस्ट सी अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है इट विल बी अ पैसिव डिवाइस, और सेकंड और फोर्थ में अगर आएगा इट विल बी अ एक्टिव डिवाइस। नाउ चौथा कंक्लूजन जो मैं यहां से डिराइव कर सकता हूं दैट इज इट इज टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट का मतलब होता है कि डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक, डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, ये जो स्लोप है, स्लोप टाइम के साथ कांस्टेंट है, हालांकि ये टाइम के साथ कर्व नहीं बनाया गया है, बट हम देख सकते हैं विद टाइम स्लोप कांस्टेंट है, और अगर स्लोप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा दैट मींस दिस इज टाइम इनवेरिएंट, ये इसका टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक। तो हम याद रखेंगे एज स्लोप इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर दिस डिवाइस विल बी time invariant, therefore this device will be time invariant, right? तो ये चार conclusions, आप एक चीज देखिए, जस्ट VI कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने कितनी चीजें मैप की। हमने ये सीखा लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या हैं, फिर हमने सीखा ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें लीनियर नॉन लीनियर कैसे पता चलेगा। सेकंड हमने सीखा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल क्या है, फिर हमने देखा कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम कैसे बता सकते हैं कि ये बाइलेटरल डिवाइस है। तीसरा हमने देखा पैसिव एंड एक्टिव डिवाइसेस, फिर वहां से हमने देखा कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स से पैसिव एक्टिव कैसे पता चलेगा, एंड फोर्थ इज टाइम इनवेरिएंट, राइट। सिग्नल्स में इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट के बारे में, ठीक। अब देखिए, अब थोड़े से क्वेश्चंस चेक करते हैं, जितना हमने अब तक स्टडी किया है इसके ऊपर लेट्स चेक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज राइट, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस डिवाइस। हमें बताना है व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस, ठीक। ये मेरे VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरह से कोई एक एलिमेंट है, इस तरह से गिवन है, ये वोल्टेज रेफरेंस पोलैरिटी है और ये करंट रेफरेंस पोलैरिटी है, राइट। और ये मुझे VI कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, मुझे बताना है इस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली मुझे कमेंट करना है चारों ऑब्जर्वेशंस पे, क्या ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, बाइलेटरल या यूनिलेटरल है, या आपका पैसिव है या एक्टिव है, टाइम ए वेरिएंट इनवेरिएंट। ना अब देखिए, पहले अगर मैं बात करूं ये डिवाइस क्या लीनियर है या नहीं है, तो देखिए लीनियर के लिए हम क्या चेक करते थे, लीनियरिटी चेक ऐसे करते थे कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट विल बी लीनियर, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ लीनियर डिवाइस। तो अगर मैं देखूं ये इस क्वाड्रेंट में इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन थर्ड क्वाड्रेंट अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या ये लीनियर होगा या नहीं होगा। तो
ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं इट इज पीस वाइज लीनियर, इट इज पीस वाइज लीनियर बिकॉज यहां पे भी इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और यहां पे भी इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहेंगे इट इज पीस वाइज लीनियर, राइट, इट विल बी अ पीस वाइज लीनियर डिवाइस। सेकेंड थिंग जो हमारी आती है दैट इज क्या ये बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है। अब देखिए बाइलेटरल और यूनिलेटरल हम कैसे चेक करते थे, वो हम चेक करते थे कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में स्लोप सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में स्लोप क्या है, ये है, और इस क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखें स्लोप हमारा चेंज हो रहा है। दैट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट स्लोप्स आर डिफरेंट। अगर स्लोप्स डिफरेंट हैं दैट मींस ये क्या होगा, इट विल नॉट बी अ बाइलेटरल डिवाइस, इट विल बी अ यूनिलेटरल डिवाइस, राइट, इट विल बी अ यूनिलेटरल डिवाइस। और तीसरा हमने देखा था एक्टिव और पैसिव। अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव की तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम पोलैरिटी देखें ये पोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है एब्जॉर्बिंग की, दैट मींस पॉजिटिव पावर एब्जॉर्ब्ड को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो यहां पे इट इज पावर एब्जॉर्ब्ड, हियर आल्सो इट इज पावर एब्जॉर्ब्ड। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है दैट मींस पावर एब्जॉर्ब, इट इज अ पैसिव डिवाइस, ठीक। एंड फॉर श्योर टाइम तो इनवेरिएंट ही होगा, वो हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो यहां से कंक्लूजन इज वन थिंग पीसवाइज लीनियर, यूनिलेटरल और पैसिव। अब एक और एग्जांपल जरा कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ग्राफ ऐसे गिवन है लाइक दिस। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, व्हाट आर द कंक्लूजंस विच यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक बार ट्राई करिए आप इसे, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो अगर हम बात करें अबाउट इट्स लीनियरिटी तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इतनी बात करूं सिर्फ यहां तक, अगर मैं यहां तक बात करूं इस रीजन में, तो आई कैन से दिस डिवाइस इज लीनियर। बट अगर मैं यहां पे आ गया इस रीजन में, अब ये लीनियर नहीं रहा बिकॉज नाउ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। सो we can say this device is linear in for a range of current and voltages. That means it is linear for a range of currents and voltages. That means अगर मेरा करंट इस रेंज में रहे यहां से यहां तक और वोल्टेज इस रेंज में रहे, then this device is linear. That means it is a linear device for a particular range. ऐसे हम कहते हैं it is linear for a particular range of values, but it is not linear throughout the region, right? ऐसे हम कहते हैं it is linear for a values of currents and voltages, but it is not linear throughout its range. दूसरा, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कॉरस्पॉन्ड करता है, दिस रीजन कॉरस्पॉन्ड्स सैचुरेशन, दिस रीजन कॉरस्पॉन्ड्स सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कि आप जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पहले तो वोल्टेज बढ़ रही थी, फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते गए वोल्टेज इज नाउ कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग। तो इसे हम कहते हैं सैचुरेशन, राइट। जब आप करंट बढ़ाने से अगर आपकी वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर रही, इस चीज को हम कहते हैं सैचुरेशन। अब सैचुरेशन रीजन में डिवाइस कभी भी लीनियर नहीं होता। इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग हैं वो इस चीज को बड़ा फेस करेंगे जब हम ट्रांसफार्मर, मशीन्स, इंडक्शन मोटर्स और वो स्टडी करेंगे। सैचुरेशन में जाके कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस हमेशा नॉन लीनियर हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा, ठीक। सो सैचुरेशन में डिवाइस बिकम्स नॉन लीनियर। याद रखेंगे जब सैचुरेशन आ जाती है तो डिवाइस बिकम्स नॉन लीनियर। इसीलिए इट हैज बीन सेड कि डिवाइसेस को हम अपने लीनियर रीजन में ही ऑपरेट कराएं, ठीक। तभी कहा जाता है कि हम लीनियर रीजन में ऑपरेट कराएं उन्हें। सेकेंड थिंग इज
बाइलेटरल। सो बाइलेटरल का क्या मीनिंग होता है? बाइलेटरल हमें पता है, करंट अपोज किया तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइस विल रिमेन सेम, और वो हम कैसे देखते हैं? स्लोप से। तो अगर हम यहां पे भी ध्यान से देखें, यहां जितना स्लोप है उतना ही स्लोप यहां है, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स अगेन इट इज बाइलेटरल, ठीक, बिकॉज स्लोप सेम रह रहा है। और अगर हम यहां देखें, यहां स्लोप देखिए क्या है, यहां स्लोप 0, उसके बाद यहां भी 0 हो गया। दैट मीन्स स्लोप तो इसका थ्रू आउट सेम है, थ्रू आउट स्लोप सेम है। दैट मीन्स इट इज बाइलेटरल फॉर होल रेंज, हर वैल्यू के लिए, बिकॉज यहां पे तो स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी स्लोप सेम। और अगर यहां देखें, यहां स्लोप 0 और यहां भी तो स्लोप 0 है, दैट मीन्स स्लोप तो इसका 0 है थ्रू आउट इट्स रेंज, राइट? तो इट इज अ बाइलेटरल डिवाइस। अब बात करें अगर पैसिव की, पैसिव के लिए हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन, देयरफॉर इट इज पैसिव, राइट? सो ये क्लियर हुआ आपको? अब जरा एक और देखते हैं इसी चीज के ऊपर, वो कुछ इस तरह से है। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी। मान लीजिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे गिवन है, लाइक दिस। ये मेरे VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये डिवाइस लीनियर है? नो, दिस इज नॉट लीनियर, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है पासिंग थ्रू रीजन, सो इट विल बी अ नॉन लीनियर डिवाइस फॉर श्योर। नाउ क्या ये बाइलेटरल है? अगर हम इसके बाइलेटरल नेचर चेक करें तो बाइलेटरल हमें कैसे पता चलता है? बाइलेटरल हमें पता चलता है उसके स्लोप से। अगर हम यहां ध्यान से देखें, यहां स्लोप कुछ और है, यहां स्लोप कुछ और है, दैट मीन्स इट इज नॉट बाइलेटरल। और हम वैसे भी देख सकते हैं, यहां अगर हम देखें, यहां फॉर करंट की किसी वैल्यू के लिए वोल्टेज ये होगी, अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया तब भी वोल्टेज पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां पावर क्या कर रहा था वो, इट वाज एब्सॉर्बिंग, और यहां पावर अब क्या करेगा, डिलीवर। दैट मीन्स डिवाइस का बिहेवियर ही चेंज हो गया, पहले जो चीज डिवाइस डिलीवर कर रहा था अब वो एब्सॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट बाइलेटरल। अगर हम इसके पैसिव नेचर की बात करें देन नो, ये यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे इट इज पैसिव और यहां पे इट इज एक्टिव। दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज पैसिव एंड एक्टिव बोथ। यहां पे इस क्वाड्रेंट में इट इज एब्सॉर्बिंग पावर, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज पावर एब्सॉर्बर और इट इज एक्टिंग एज अ पैसिव डिवाइस। और यहां पे इट इज डिलीवरिंग पावर, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज एक्टिव डिवाइस। ठीक, ये पावर एब्सॉर्ब भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है, दोनों चीजें, राइट? अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। अब क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है लाइक दिस। लाइक दिस, ये आपके VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस डिवाइस के लिए यू हैव टू टेल कि ये डिवाइस लीनियर है, पैसिव है, बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है। इसके सभी कमेंट्स आपको करने हैं। देखिए, अब आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, अब तो आप खुद चेक कर पाएंगे। अगर मैं लीनियरिटी की बात करूं तो लीनियरिटी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मीन्स डिवाइस क्या है, लीनियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लीनियर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगेन ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज लीनियर। दे आर पीस वाइज लीनियर। ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं दे आर पीस वाइज लीनियर, ठीक, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट लीनियर। ये डिवाइसेस जनरली जो होते हैं ना, ये एब्सोल्यूट लीनियर नहीं होते हैं, ये हम कुछ एजम्पशंस मान के ऐसा बनाते हैं इनको, ठीक। दे आर नॉट एब्सोल्यूट लीनियर, दे आर पीस वाइज लीनियर। कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सो इट इज लीनियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रेंट की, देन इट इज लीनियर इन दिस क्वाड्रेंट।
फिर बाइलेटरल या यूनिलेटरल, बाइलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमारा सेम स्लोप, दैट मीन सिमेट्रिक होना चाहिए ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। क्या ये सिमेट्रिक है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में? नो, दैट मीन्स इट इज यूनिलेटरल। और दैट मीन्स अगर मैं इसमें करंट डायरेक्शन चेंज करूंगा तो डिवाइस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये अलग तरीके से बिहेव करता है। देन पैसिव, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज एक्टिंग एज पावर एब्सॉर्बिंग डिवाइस और यहां पे इट इज एक्टिंग एज पावर डिलीवरिंग डिवाइस, इट इज एक्टिंग एज बोथ पैसिव एंड एक्टिव। फिर एक क्वेश्चन आता है, ऑन द होल ओवरऑल अगर मेरे को इसको एक नाम देना हो, या तो पैसिव या एक्टिव, में क्या दूंगा? देन इट इज अ एक्टिव डिवाइस। अगर मुझे एक नाम देना है देन आई विल कॉल इट एज एक्टिव डिवाइस। व्हाई? क्योंकि जो आपके एक्टिव डिवाइसेस होते हैं ना, दे कैन कंज्यूम पावर एंड दे कैन सप्लाई पावर एज वेल। हमेशा याद रखिएगा, एक्टिव पावर, जो एक्टिव डिवाइसेस जो होते हैं जैसे बैटरी है, इट कैन कंज्यूम पावर एज वेल एज इट कैन एब्जॉर्ब पावर एज वेल। ठीक, तो ये याद रखेंगे, जो हमारे एक्टिव सोर्स होते हैं, एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, दे कैन कंज्यूम पावर एज वेल एज दे कैन डिलीवर पावर, दोनों कर सकते हैं। तो अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जहां डिवाइस पावर कंज्यूम भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है, तो इट मस्ट बी एक्टिव डिवाइस, राइट? इट मस्ट बी एक्टिव डिवाइस। तो इस डिवाइस को मैं क्या कहूंगा? इट विल बी अ एक्टिव डिवाइस। एग्जाम्पल इसका, मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, आपने देखा होगा बैटरी को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं तब क्या हो रहा है? इट इज कंज्यूमिंग पावर। और जब बैटरी आपकी यूज हो रही होती है तो वो क्या करती है? वो डिलीवर करती है पावर को, राइट? सो अगर बैटरी की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दे आर लाइक दिस। बैटरी की वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखिए, रादर दे आर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अब देखिए यहां पे बैटरी क्या कर रही है? बैटरी का एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे, मान लो आपकी 5 वोल्ट्स बैटरी है या 12 वोल्ट्स बैटरी है, कोई भी एक 5 वोल्ट्स मान लीजिए, एक पोटेंशियल पे करंट आपका क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, करंट इज राइजिंग। एक पोटेंशियल आपने फिक्स किया, दैट मींस आपने एक बैटरी को लगा दिया स्विच में, आपने प्लग में लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, 5 वोल्ट का आपका प्लग था, 5 वोल्ट के प्लग में अब सेम पोटेंशियल आपने दी, क्या वो पोटेंशियल वेरी हो रही है? नो। बट बैटरी अब क्या करेगी? चार्ज अब कैसे होगी? वो करंट ड्रॉ करेगी, करंट ड्रॉ करेगी, दैट मींस करंट आपका, ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ अब राइज करना शुरू कर देगा। तो ये आपकी जो स्टेट रिप्रेजेंट करेगी, ये स्टेट क्या है? दिस इज चार्जिंग स्टेट ऑफ अ बैटरी, दिस इज चार्जिंग स्टेट ऑफ अ बैटरी। और अगर मैं बात करूं, ये यहां देखिए क्या है, उसी पोटेंशियल पे अब बैटरी की जो आउटपुट है, अब नाउ बैटरी, जब आप मान लीजिए फोन को आप यूज करेंगे तो उसकी बैटरी यूज होगी, वो कुछ पावर करंट सप्लाई करेगा, किस पोटेंशियल पे? एट सेम पोटेंशियल। तो इसी पोटेंशियल पे नाउ इट इज सप्लाइंग करंट, सप्लाइंग करंट। पहली चीज ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, क्यों? बिकॉज पहले वो करंट कंज्यूम कर रहा था, अब वो करंट सप्लाई कर रहा है, तो नाउ इट इज सप्लाइंग पावर। तो यहां पे इट इज पावर डिलीवरिंग स्टेट, दैट इज नाउ पावर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो यहां बैटरी पावर डिलीवर कर रही है, तो यहां पे इट इज चार्जिंग स्टेट और यहां पावर डिलीवरिंग स्टेट। तो ये जो बैटरी होती है, अब बैटरी यहां पावर सोर्स की तरह भी एक्ट करती है और चार्जिंग, मतलब जब चार्ज होती है तो वो पावर कंज्यूम भी कर रही है। तो एक्टिव सोर्स जो होते हैं, याद रखिएगा, दे कैन एक्ट एज पावर कंज्यूमर्स एज वेल एज दे कैन प्रोवाइड पावर, वो पावर सप्लाई भी कर सकते हैं, वो दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। और इन्हें हम डिटेल में देखेंगे, अभी आगे केवीएल केसीएल करेंगे, वहां हम देखेंगे कि बैटरीज पावर कंज्यूम भी करती हैं, राइट? तो यहां से ये चीज क्लियर हुई, जब भी हमारे पास ऐसा होगा पावर एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस, या एक्टिव और पैसिव कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों होंगी, इन दैट केस दैट डिवाइस विल बी फॉर श्योर व्हाट? इट विल बी अ एक्टिव डिवाइस। ठीक, इन दैट केस इट विल बी अ एक्टिव डिवाइस। नाउ इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करूं, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा आपके सामने मॉडिफाई करूं,
इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने लगा हूं। सपोज आपका इस तरह से कोई कैरेक्टरिस्टिक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब आप देखिए, फॉर श्योर लीनियर तो ये नहीं है। अगर मैं इसकी लीनियरिटी के बारे में कमेंट करना चाहूं देन इट विल बी अ नॉन लीनियर डिवाइस, राइट। फॉर श्योर इट विल बी अ नॉन लीनियर डिवाइस। सेकंड, बाइलेटरल नेचर के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? अगेन मैं देख सकता हूं ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में दे आर नॉट सिमेट्रिक, तो अगेन इट इज यूनिलेटरल, अगेन इट इज यूनिलेटरल। और अगर मैं बात करूं यहां पे इसके पैसिव और एक्टिव नेचर की, तो यहां क्या होगा आप ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज एब्सॉर्बिंग पावर और यहां इट इज डिलीवरिंग पावर। पावर एब्सॉर्ब कर रहा है और पावर डिलीवर कर रहा है। दैट मीन्स यहां इट इज एक्टिंग एज व्हाट? पैसिव सोर्स, और यहां इट इज एक्टिंग एज एक्टिव सोर्स। तो ओवरऑल ये क्या है? ओवरऑल ये एक्टिव सोर्स है। और अगर मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देंगे, these are characteristics of a synchronous machine basically. These are characteristics of synchronous machine. इस रीजन में यहां पे पावर एब्सॉर्ब कर रही है, इट इज एक्टिंग एज सिंक्रोनस मोटर, और यहां पे इट इज एक्टिंग एज सिंक्रोनस जनरेटर, राइट। एक सिंक्रोनस मशीन इज एक्टिंग एज सिंक्रोनस जनरेटर और यहां पे इट इज एक्टिंग एज सिंक्रोनस मोटर। सो आई होप ये कैसे देखते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम डिवाइस के बारे में पता लगाते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो हमने ट्राई किया है कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े अच्छे से समझें। और अब इसी तरीके से हम आगे अपनी फर्दर डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में, राइट। तो देखते हैं। सो एक गेट का पुराना क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ रेजिस्टेंस विच इज 1 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स दैट हैज अ लोड लाइन V + I इज इक्वल टू 100। ये कुछ इस तरह की हमें फिगर दी हुई थी, ये सोर्स है और ये इस तरह से करंट जा रहा है और ये 1 ohm रेजिस्टर है और लोड लाइन हमें दी गई है V + I इज 100। अब देखिए इसको जरा एनालाइज करें अगर हम, तो हमें ये जो 1 ohm रेजिस्टेंस दी गई है, इस 1 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V, राइट। और यहां से ये करंट है I। हमें पता है वोल्टेज करंट रिलेशन अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज V इज इक्वल टू IR होता है। यहां पे I जो हमें है वो नहीं पता, R पता है हमें, सो वी कैन से V इज इक्वल टू I बिकॉज R इज 1, रेजिस्टेंस 1 है। अब लोड लाइन हमें जो दी गई है, basically relation between V and I, so it is V plus I is equal to 100। और अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ V equal to I और मुझे निकालना है करंट, तो मैं V को I पुट कर देता हूँ, I'll get 2I is equal to 100 और I is equal to 50 ampere, which is my answer, right? So I is equal to 50 ampere is the correct answer। तो आप देख सकते हैं अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, गेट में भी और सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। आप देख सकते हैं हार्डली 30 सेकेंड्स का ये क्वेश्चन था, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट क्लैरिटी आप लेके आइए।